हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। दिस इज मी दिलीप पुरी टेकिंग योर पॉलिटी सेशंस। पॉलिटी सेशंस में जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट टॉपिक हमने करा फंडामेंटल ड्यूटीज, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हम चेंज करते हैं। हमने अभी तक जो पढ़ाई करी है, हमने जितना पॉलिटी पढ़ा है, तो उसमें हमने कई बार सुना कि सरकार ये वाला अमेंडमेंट ले आई, सरकार फर्स्ट अमेंडमेंट ले आई 1951 में, फिर 42nd ले आई, फिर 44th ले आई, मतलब 1 to all, लेकिन बहुत सारे अमेंडमेंट ले आई, मतलब चेंजेस ले आई। 9 शेड्यूल एंटर करा, फिर हमने राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया, डीपीएसपी में चेंज करा, तो बहुत सारे अमेंडमेंट हम कॉन्स्टिट्यूशन में लाए हैं। ये हमने सुना और बार बार हमने महसूस किया। लेकिन अमेंडमेंट ला सकते हैं, किस आर्टिकल से लाएंगे वो आज हम पढ़ेंगे और किस तरीके से लाएंगे। सो अमेंडमेंट ला सकते हैं ये तो हम श्योर हो गए, लेकिन अमेंडमेंट किस तरीके से लाते हैं, किस आर्टिकल में लाते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। क्लियर है? सो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट क्यों लाने की जरूरत है? सबसे पहली बात तो है कि अमेंडमेंट लाने की जरूरत ही क्यों है। जब कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने 18 दिन लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक इतनी बड़ी बुक बनाई, तो फिर भी हमारे को चेंजेस लाने की जरूरत क्यों है, हमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्यों है? सबसे पहला सवाल तो ये। तो अमेंडमेंट लाने की जरूरत ये है क्योंकि विद चेंजिंग टाइम्स, विद चेंजिंग नीड्स हमारे को अपने आप को बदलना पड़ता है, हमारे को अपने आप को अपडेट कराना पड़ता है। तो इसी तरह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो रूल ऑफ द लैंड है, जो लॉ, सुप्रीम लॉ है, तो इसके अंदर भी बदलाव लाने पड़ेंगे क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हमारी नीड्स चेंज हो रही है, हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमारे को बदलना पड़ेगा। और ये बहुत भली बात ही हमारे फोर फादर्स कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जानते थे, जब भी उन्होंने हमारे को ऐसे प्रोविजन दिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, 1947 में जब हम आज़ाद हुए और 1950 में जब हमारा संविधान बनाया और आज 2021 में जब हम खड़े हैं, तो क्या हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारी नीड्स, हमारे तौर तरीके, हमारा रहन सहन, हमारे गाड़ी घोड़े, हमारा खान पान क्या एग्जैक्टली सेम है जो 1947 के टाइम्स में हुआ करता था या उस एरा में हुआ करता था? नहीं, इट हैज़ टोटली चेंज, इट हैज़ टोटली चेंज, पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। कम्युनिकेशन का तरीका चेंज हो गया है, कम्यूटेशन का तरीका चेंज हो गया है, ईटिंग हैबिट चेंज हो गई है, स्लीपिंग हैबिट चेंज हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया है, सब कुछ, पूरा देश ही बदल चुका है। तो आप खुद सोचिए, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1947 में बना, 1950 में बना था, क्या वो ही लागू होना चाहिए या उसमें बदलाव होने चाहिए? उसमें बदलाव होने चाहिए। और यही हमारे फोर फादर्स ने फिर हमारे को राइट दिया कि आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। So amendment to adjust itself to the changing needs and conditions of the society, of the community, of the country, हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव करना पड़ता है, हमें रिजिड नहीं रहना। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे क्या करा गया, उसे ब्रिटेन और यूएसए के बीच में रखा गया। मतलब ब्रिटेन में क्या होता है, जनरली फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मतलब इसमें आपको कोई भी चेंज करना है, कोई भी अमेंडमेंट करना है, तो इसको बहुत ईजिली आप कर सकते हो क्योंकि बेसिकली ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके के नहीं है। और यूएसए क्या है? यूएसए एक बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजिड है, मतलब यहाँ पे आपको बहुत बड़े प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 90s के बाद कोई भी अमेंडमेंट हमारे यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में आया नहीं है। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लिए यूएसए में एक सेपरेट बॉडी और है। मतलब अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना है तो पार्लियामेंट नहीं कर सकती जैसा कि हमारे इंडिया में करती है लोगों। इसके लिए एक सेपरेट डिफरेंट बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए ही बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, वो ही अमेंडमेंट को देखती है। और इंडिया को क्या करा गया, इंडिया को इन दोनों के समवेयर बीच में रखा है कि भैया आपका फ्लेक्सिबल भी है और आपका रिजिड भी है। मतलब बहुत इजीली भी आप चेंज नहीं कर सकते, आपको यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर, सर्टेन रूल्स, प्रोटोकॉल। उसके बाद जब वो हो जाता है तो यू कैन चेंज दी कॉन्स्टिट्यूशन या यू कैन अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन। ये है इसका इंडिया में। आर्टिकल 368 हमारे को पार्ट 20 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है हमारी पार्लियामेंट को कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। कौन देता है? आर्टिकल 368, ये पार्लियामेंट को पावर देता है। अब अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट कैन बी एडिशन, वेरिएशन और रिपीलिंग। ये रिपीलिंग क्या है? रिपीलिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप रिपील भी कर सकते हैं, आप हटा भी सकते हैं, आप ऐड भी कर सकते हैं और किसी को मॉडिफिकेशन चेंज करके भी आप डाल सकते हैं, वेरिएशन भी ला सकते हैं। क्लियर है? इनके पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अगर किन बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ पढ़ते वक्त हमारे पास पीडीएफ भी होना चाहिए, टैबलेट पे या मोबाइल पे या वॉट एवर मीडियम ऑफ स्टडी यू डू, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से या फिर ऐप से। ठीक है? ये जैसा मैंने आपको बताया कि रिपील कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब क्या है, हमारा जो रूल ऑफ लॉ है, जो सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसमें चेंजेस करें वहां तक ठीक है, लेकिन हम पूरा का पूरा हटा के नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दे, पार्लियामेंट को इतनी पावर दे दें, तो ये तो गलत हो जाएगा।
क्योंकि कुछ उन्होंने जो इतनी बड़ी किताब लिखी है तो उसमें कुछ तो सोच के डाला है, बहुत कुछ सोच के डाला है कि भैया हमारा देश कैसे चलना चाहिए, किन प्रिंसिपल्स पे चलना चाहिए, क्या बेस होना चाहिए, उसके बेस पे भी बहुत सारी चीजें, बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को ना बदल दें, इसलिए क्या किया गया, केशवानंदा भारती केस 1973 यानी कि 24 अप्रैल 1973 को ये हुआ था, सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे जिस दिन, उस दिन ये आया था। उस दिन क्या बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ पार्लियामेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि इस दरमियान तक क्या पार्लियामेंट बहुत सारी छेड़छाड़ कर रही थी। उनको पावर तो थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लेंगे हम, बदलाव कर दें विद चेंजिंग टाइम्स, और उसका नाम लेके ये बहुत सारे पर्सनल पॉलिटिकल मोटिव सॉल्व कर रहे थे और अमेंडमेंट ला रहे थे। लेकिन फिर फाइनली 24 अप्रैल 1973 को ये बोल दिया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरा नया कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही बना लें, इसको पूरा ही चेंज कर दें। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप कोई भी फेरबदल नहीं कर पाएंगे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा अगर ऐसा होगा। सो क्लियर है, केशवानंदा भारती के अपन बस अब पढ़ने ही वाले हैं। फिर आता है हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से अमेंड हो सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे 3 तरीके से अमेंड हो सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगे, कुछ होते हैं स्पेशल मेजॉरिटी अंडर 368, अंडर आर्टिकल 368, और फिर है स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। सो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी सब्जेक्ट मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज दी हुई है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन डिवीजन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से ही चेंज हो सकते हैं, जो सिंपल मेजॉरिटी से चेंज होता है। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल क्या होती है, ये भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको कैटेगराइजेशन बता रहा हूँ। फिर दूसरे कुछ ऐसे प्रोविजन है जो स्पेशल मेजॉरिटी से चेंज होंगे, मतलब वो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं चेंज हो सकते, अमेंडमेंट नहीं हो सकता, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की हमारे को जरूरत पड़ेगी। फिर तीसरे कुछ ऐसे केसेस है जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स भी चाहिए, यानी कंसेंट ऑफ स्टेट्स भी चाहिए कि स्टेट अप्रूव करेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज अप्रूव करेंगी, तभी वो बिल पास होगा या अमेंडमेंट कैरी ऑन किया जाएगा। सो बेसिकली हम 3 कैटेगरी में से डिवाइड करते हैं। अब क्या क्या होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। सिंपल मेजॉरिटी वो होती है जिसमें 50% ऑफ द टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग लोगों का अगर वोट आ जाता है तो वो बिल पास हो जाता है। तो अगर इसको देखूं मैं, या चलो अगले पे ले लेते हैं। फिर स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368, इधर एक कैटेगराइजेशन अब वापस बना लेते हैं हम। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सिंपल मेजॉरिटी, तो सिंपल मेजॉरिटी इज 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग लोग ने अगर इसको वोट कर दिया इन फेवर तो ये बिल पास हो जाएगा। तो सपोज करो हमारी लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कितने हैं, सपोज क्या करो होते 543 है, 2 एंग्लो इंडियन के जो नॉमिनेशन था उसे हटा दिया गया, तो 543, पहले 545 हुआ करते थे। सो 543 मेंबर्स हैं हमारे लोकसभा में, इसका ये तो है हमारी टोटल मेंबरशिप। लेकिन सपोज करो आज के दिन सिर्फ 450, जब ये सेशन चल रहा है तो कितने लोग आए, 450 लोग ही आए। कितने लोग आए, 450 लोग। तो इसका हमारे को क्या चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसका प्रेजेंट वोटिंग कितना हो गया, 225, 50% कितना हो गया, 225 प्लस 1 यानी कि 226 लोग चाहिए हमारे को, ठीक है। क्या बोलता है सिंपल मेजॉरिटी, मोर देन 50%। सो 50% तो 450 लोगों को कितना हो गया, 225 लोगों ने अगर वोट कर दिया तो 50%, और मोर देन 50% एक जोड़ दो तो 226 लोगों ने अगर वोट दे दिया तो ये बिल पास हो जाएगा। ये हो गया सिंपल मेजॉरिटी से। क्या आता है सिंपल मेजॉरिटी में, कौन कौन से बिल आते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर अभी आपको सिंपल मेजॉरिटी समझ में आ गई। क्या होती है सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी वो होती है जो टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग इन दी सभा, जो भी सभा में, चाहे राज्यसभा है चाहे लोकसभा है, जो भी बात करेंगे, अभी हम लोकसभा का एग्जाम्पल ले लिया हमने, तो 450 लोग अगर मौजूद हैं सेशन में तो 450 का 50%, 225 लोगों में से एक ज्यादा 226 लोगों ने अगर वोट कर दिया तो ये अमेंडमेंट हो जाएगा सिंपल मेजॉरिटी वाला। फिर सेकंड केस आता है स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। ये दूसरी टाइप की मेजॉरिटी है। इसमें क्या चाहिए हमारे को, एक तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, मतलब मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप चाहिए। फिर साथ ही साथ हमें चाहिए 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये दोनों कंडीशन जब सॉल्व होगी तो ही हमारा बिल आगे बढ़ेगा। तो इसको भी हम एग्जाम्पल की तरह ले लेते हैं। ये क्लियर हो गया।
वापस हम लोकसभा पे आते हैं, तो 543 मेंबर्स हमारे हैं। सबसे पहले तो चाहिए मेरे को एब्सोल्यूट मेजोरिटी 50% ऑफ दी, मोर देन 50% ऑफ दी टोटल मेंबरशिप। सो वापस इधर क्या हो गया 271.5, इसका 50% कितना हुआ 271.5, और यानी कि 272 ले लें क्योंकि 0.5 तो होगा नहीं, मोर देन 50% है मतलब 272। तो मेरे को ये कंडीशन तो सॉल्व करनी है, साथ साथ ये कंडीशन भी सॉल्व करनी है। 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अब मैंने जैसा आपको बताया था इसी एग्जाम्पल में 450 लोग हैं, तो 2/3 इसका कितना हो गया भाई, इसका 2/3 हो गया 300 लोग। सो बेसिकली 300 लोग, तो 300 लोगों ने अगर वोट कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है बात, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये बिल हो जाएगा पास। लेकिन यहीं पे अगर सपोज करो 300 लोग थे, प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने थे, प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने थे 300 लोग थे, तो अब इनका 2/3 कितना हो जाएगा 200, ठीक है ना 200। तो अब 200 लोगों ने तो इस पे वोट कर दिया, 2/3 ऑफ द पीपल हैव वोटेड, लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाला क्लॉज फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये बिल पास नहीं होगा। तो समझ में आ रही है बात। इसको अगर हम लें स्पेशल मेजॉरिटी को, अगर सिंपल भाषा में इसको मैं आपको समझाऊं, सो आपको सबसे पहले तो क्या करना है 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग जो भी है वो निकाल लो, वो निकल गई हमारी, ठीक है। इसके बाद 2/3 ने वोट कर दिया, अब इसके ये सॉल्व हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये चीज हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये दोनों पॉइंट होते हैं तो इस पे तो लग जाएगा टिक, नहीं होते दोनों में से एक भी तो ये हो जाएगा कैंसिल। क्लियर आती है बात, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। वापस समझे एक बार, वापस समझ लेते हैं एक बार। सो हमारी टोटल मेंबरशिप है लोकसभा की 543, इसमें से लोग आए हमारे 450 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, आप इसको प्रेजेंट एंड वोटिंग मान लीजिए। अब अगर इसमें से 2/3 लोगों ने इन फेवर वोट कर दिया, 2/3 हो गया इसका 300, भाई इससे कम ने करा 280 ने करा तो बात ही खत्म हो गई, 290 ने करा तो बात ही खत्म हो गई, 200 ने करा तो बात ही खत्म हो गई। कम से कम कितने लोग करेंगे 300 लोग करेंगे, जब तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन 300 लोगों ने इस पे वोट करा, ठीक है। अब इट शुड सेटिस्फाई द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी है, इसका 50% 271.5 से ज्यादा यानी कि 272। तो क्या ये इसको सॉल्व कर रही है, ये इसको सॉल्व कर रही है, 300 लोगों ने वोट करा, इसको सॉल्व हो रहा है, तो ये बिल हो जाएगा पास। सो यू नीड टू प्रूव द 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस सेटिस्फाइंग द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, ठीक है। 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 लोग जो मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, वो तो जो भी आएगा वो आएगा, और उसके बाद आपको क्या सॉल्व करना है, आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होनी चाहिए। 2/3 से अगर कम है तो बात ही खत्म हो गई। अगर 300 लोग 2/3 है और 200 से एक ने भी कम करा, 299 ने भी करा तो बात ही खत्म हो गई। 300 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब 300 होने के बाद हमें क्या चेक करना है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सॉल्व हो रही है, क्या हो रही है 272 पे, तो ये बिल हो जाएगा पास। क्लियर है बात। यहीं पे अगर मैं यहां पे लोग मान लेता 300 प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो 2/3 हो जाता हमारा कितना 200, तो ये तो ऑटोमेटिकली 200 लोगों ने, अब ये 200 लोगों ने 2/3 ने प्रेजेंट एंड वोटिंग ने वोट तो कर दिया, मतलब पहला क्लॉज तो फुलफिल हो गया। 300 में से 2/3 यानी 200 लोगों ने वोट दे दिया इन फेवर। लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाले को सॉल्व कर रहा है, क्या 272 वाले को नहीं कर पा रहा, तो अब ये बिल आगे पास नहीं होगा। क्लियर है, ये तो हो गया हमारा दूसरी टाइप की मेजॉरिटी। तीसरी टाइप की मेजॉरिटी हमारी आती है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। स्पेशल मेजॉरिटी में वापस यही कंडीशन, 2/3 ऑफ मेजॉरिटी, थोड़ा सा पेन है ना पतला कर लेता हूं मैं, हुआ नहीं हुआ पता है। 2/3 ऑफ मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है उसका 2/3, वापस यही वाली कहानी तो होगी, ठीक है ना। ये हुआ सेटिस्फाइंग द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। कहानी आगे बढ़ाने के लिए अब क्या चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी सॉल्व करनी है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब 272 लोग चाहिए। अगर लोकसभा की बात करें, राज्यसभा है तो राज्यसभा वाली कहानी हो जाएगी, ठीक है, किसी भी हाउस में हो सकता है। फिर तीसरा इसमें क्या चाहिए, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब यहां तक तो ये प्रोसेस सेम है, फिर चाहिए हमारे को रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। अब रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट क्या है, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट है जब ये बिल इधर से पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा से,
तो इसे भेज दिया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, विधानसभा में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इसे भेजा जाता है, और जितनी भी हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो मतलब हमारी 28 स्टेट प्लस 3 हमारी यूनियन टेरिटरी, मतलब 31 असेंबलीज जो विधानसभा है वहां पे इसे भेजा जाता है। और जैसे ही 50% ऑफ द स्टेट गिव अप्रूवल, इसका 50% कितना होगा? 16, 15.5 होगा, पर 15.5 तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो 16। तो जैसे ही 16 लोगों ने इसका अप्रूवल दे दिया, 16 स्टेट असेंबलीज ने इसका अप्रूवल दे दिया, ये बिल हो जाएगा पास, ये बिल हो जाएगा पास, सॉर्टेड। क्लियर है? तो 3 टाइप की मेजोरिटी समझ में आई। 3 टाइप से बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ सकता है। पहला सिंपल मेजोरिटी, 50% ऑफ दिस प्रेसिडेंट वोटिंग, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आती है हमारी स्पेशल मेजोरिटी। पहले केस में क्या है? 2/3 ऑफ दी मेजोरिटी हमारे सॉल है, जितना भी प्रेसिडेंट वोटिंग है उसके 2/3 लोग वोट करें, साथ ही साथ इट शुड सेटिस्फाई दी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्लियर है बात? तीसरा केस क्या है? पहला वाला केस, जो सेकंड केस है, सेम टू सेम, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, 2/3 ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये तो होना चाहिए। सेटिस्फाइंग द एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सेकंड क्लॉज, ये भी होना चाहिए। तीसरा, इट वुड बी सेंट टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट में भेजा जाएगा, और जब लेजिस्लेटिव असेंबलीज इस पे अप्रूवल दे देंगी, 50% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बिल पास कर दिया जाएगा। स्टेट को कोई भी टाइम नहीं दिया गया है कि आपको इस टाइम में ये बिल देना है या अप्रूवल देना है, ऐसा कोई भी हमारे यहाँ पे क्लॉज नहीं है। अब कौन कौन से बिल हैं जो सिंपल मेजोरिटी से फुलफिल होते हैं या चेंज होते हैं, अमेंड होते हैं? सो अमेंडमेंट रिलेटेड टू सिटीजनशिप। सिटीजनशिप की अगर मैं बात करूं, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट हमें करने हैं वो हो जाएंगे हमारे सिंपल मेजोरिटी, मतलब 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर क्रिएशन और रिमूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल की किसी भी को बनाना, अबॉलिश करना, या उसको क्रिएट करने पे अगर कोई भी बिल बनाना है, एक्ट लाना है, अमेंडमेंट लाना है, तो वो इसके थ्रू लाया जाता है। चेंज नेम इन बॉर्डर ऑफ द स्टेट्स, फिदा, जो हमने आर्टिकल 1 to 4 में पढ़ा था, यूनियन स्टेट्स में फिदा, फॉर्मेशन, इंक्रीज डिग्रीज ऑफ द एरिया, ऑल्टरेशन ऑफ नेम, ऑल्टरेशन ऑफ द स्टेट, तो ये चीज कहां पे होगी? बॉर्डर ऑफ द स्टेट, ये कहां पे आएगी? ये सिंपल मेजोरिटी के थ्रू अचीव की जा सकती है। फिर चेंजेस इन शेड्यूल टू, इमोल्यूमेंट, सैलरीज और जो भी चीजें हैं हमारे पार्लियामेंट और लोगों की, एग्जीक्यूटिव वाले लोगों की, तो वो दी हुई जो शेड्यूल 2 में मेंशन्ड है, वो आप चेंज करना है तो आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो। देन कोरम, चेंज इन द कोरम। कोरम बेसिकली क्या होता है? मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ सेशन टू कंटिन्यू, फॉर अ सेशन, फॉर अ पार्लियामेंट टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस। जब भी सेशन हो रहा है तो मिनिमम इतने लोग तो उस सेशन में मौजूद होने चाहिए, तभी उसकी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी, नहीं तो उसको कॉल ऑफ कर दिया जाएगा। सो कोरम इज जनरली 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। सो अगर लोकसभा की बात करें तो 543 इसकी वो है, इसका टोटल मेंबरशिप, 10% इसका कितना हो गया? 54.3। अब 54.3 तो कोई इंसानों में तो कुछ होगा नहीं, तो मिनिमम कितने चाहिए हमारे को? मिनिमम वी नीड 55 पीपल टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, ये कोरम है इसका। क्लियर है बात? रूल्स एंड प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर चेंज करने हैं, प्रोसीजर, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में कोई भी चेंज करने हैं, तो वो सिंपल से हो जाएंगे। पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज चलेगी, किस तरीके से होगा, कोरम में क्या डिफरेंस है, ये पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि इसका इफेक्ट सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे लोगों पे ही होगा, तो हम पार्लियामेंट वालों को स्पेशल सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ये अमेंडमेंट ला सकते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या होगा? सिर्फ पार्लियामेंट वाले लोगों पे ही होगा। तो पार्लियामेंट के अंदर, प्रोसीडिंग के अंदर, सेशन के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन अगर चेंज करने हैं तो हम सिंपल मेजोरिटी के थ्रू कर सकते हैं। देन कमिंग टू स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी में क्या क्या आ जाएगा? ये स्पेशल मेजोरिटी कौन सी है? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग सेटिस्फाइंग द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसको इस तरीके से आप समझ लो, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग सेटिस्फाइंग द एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउस, मेजोरिटी ऑफ द हाउस मतलब टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। सो इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, ऑल अदर प्रोविजंस व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एंड द थर्ड कैटेगरी। तो हमारी जो 3 कैटेगरी हमने करा, फर्स्ट में जो ना आया, थर्ड में जो ना आया, वो आ जाएगा सेकंड में। वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा सेकंड में। जो फर्स्ट में ना आया, जो थर्ड में ना आया, वो आ जाएगा सेकंड में। और मोस्ट ऑफ द प्रोविजन, 90% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस, अमेंडमेंट्स आर डन फ्रॉम द सेकंड टाइप ऑफ मेजोरिटी, बाय द सेकंड टाइप ऑफ मेजोरिटी, क्योंकि मोस्टली इसी में कवर्ड है। कुछ पार्ट्स फर्स्ट में, कुछ पार्ट्स थर्ड में, लेकिन बाकी सारा किसमें? सेकंड में। सो फंडामेंटल राइट हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो, कुछ भी हो, उसमें अमेंडमेंट लाना है तो हमारे को किसमें जाना पड़ेगा? सेकंड टाइप ऑफ मेजोरिटी हमारे को चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया, सिंपल मेजोरिटी को अंडर आर्टिकल 368 में काउंट नहीं किया जाता। अंडर आर्टिकल 368 इसको काउंट नहीं किया जाता। अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 में एक तो ये वाला केस आएगा, और एक जो अभी हम पढ़ेंगे ये वाला केस आएगा, ठीक है ना? यही 2 केस आते हैं अंडर आर्टिकल 368, पार्लियामेंट पावर्स टू अमेंडमेंट।
लेकिन पहला वाला सिंपल मेजोरिटी वाला डजंट फॉल इन आर्टिकल 368। क्लियर है? ओके, सो स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट कंसेंट। अब इसमें क्या करना है, सारी कहानी वही, स्पेशल मेजोरिटी आपको पता है, प्लस इसके बाद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। तो वापस इसको अगर मैं देखूं तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग satisfying the absolute majority of the house then sent to the state legislative assemblies और 50% लोग जब भी इसको अप्रूव कर देंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रूव कर देगी, ये बिल हो जाएगा पास। तो यहां तक तो सेम है, एक स्टेट का अप्रूवल और चाहिए, रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट और चाहिए, 50% ऑफ द स्टेट जब दे देंगी तो ये काम हो जाएगा। अब इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चेंज होता है, क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर में जो भी हमारा चेंज है, हमारा देश फेडरल स्ट्रक्चर है, ये तो पता है, फेडरल स्टेट है हमारी, भले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है, लेकिन फेडरल फीचर्स है हमारे, बाइकैमरलिज्म है, हमारे स्टेट सेंटर रिलेशंस है हमारे, तो बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर है। तो फेडरल स्ट्रक्चर में जब भी कोई चेंज आएगा या स्टेट का इन्वॉल्वमेंट कभी भी होगा, तो हम क्या करेंगे, ये वाले टाइप से हम उसको अमेंड कर सकते हैं, थर्ड टाइप ऑफ मेजोरिटी, जो कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट्स। क्या क्या आता है इसमें, कौन कौन से प्रोविजन है, इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स में, प्रेसिडेंट के तरीके, मैनर, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के तरीके किस तरीके से करने हैं हमारे को, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, यूनियन स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन स्टेट की लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर, यूनियन स्टेट दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये वाला हमारे को मेजोरिटी चाहिए। देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात करेंगे, रेवेन्यू टैक्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्टेट और यूनियन के बारे में, जीएसटी हो गया, टैक्स प्रोसीजर्स हो गए, ये काउंसिल हो गई, तो इसको आपको किसने करना है, आपको थर्ड टाइप ऑफ मेजोरिटी यूज करनी है इसमें। देन एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में जो भी लिस्ट आ रही है, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में किस स्टेट का किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, वो हमें डिसाइड करना है, चेंज करना है, तो हमारे को इस तरीके के अमेंडमेंट के थ्रू करना पड़ेगा। देन पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, यानी कि इटसेल्फ आर्टिकल 368, इटसेल्फ आर्टिकल 368 की जो पावर्स है उसमें कोई फेरबदल करना है तो आप इसके थ्रू करोगे। सो बेसिकली आप कॉन्स्टिट्यूशन को हर तरीके से बदल सकते हो, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हो, कुछ को सिंपली कर सकते हो, कुछ को स्पेशल तरीके से कर सकते हो, और कुछ को स्पेशल प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट के थ्रू कर सकते हो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। सिर्फ कुछ ऐसा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि फेरबदल नहीं हो सकता, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ये रिलीज हुआ केशवानंद भारती केस 1973 में। इसमें भी कुछ डिफाइंड नहीं है कि ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में है। जब जब सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या होना चाहिए, तो वो उसे बेसिक स्ट्रक्चर में डाल करके उस पर एक शेल बना सकती है कि पार्लियामेंट इसको छुएगी नहीं। फिर अब हमने पढ़ लिया अमेंडमेंट होता क्यों है, अमेंडमेंट किस तरीके से होता है, कौन कौन सी चीजें आती है। अब अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है, इसको लाना है, फिर उसके बाद आगे कैसे बढ़ाएं। हमें सोच तो लिया कि हमें अमेंड करना है, लेकिन अब इसको आगे कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले इसको किसी भी हाउस में उठा सकते हैं हम, इधर लोकसभा या राज्यसभा। होगा ये सिर्फ पार्लियामेंट में ही। कहां पे होगा? पार्लियामेंट में, ठीक है ना। इसको स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं कर सकते हम, स्टेट लेजिस्लेचर में हम इसे नहीं उठा सकते, हमें सिर्फ पार्लियामेंट में उठाना पड़ेगा, इधर लोकसभा और राज्यसभा। पर हाँ ये है कि लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है। फिर मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर दोनों इसको उठा सकते हैं। आपने कोई मिनिस्ट्री होल्ड कर रहा है तो वो मिनिस्टर भी दे सकता है, और प्राइवेट मेंबर है जो अपोजिशन पार्टी से है या खुद की पार्टी का लेकिन कोई मिनिस्ट्री होल्ड नहीं कर रहा, तो वो भी ये बिल ला सकता है। फिर इसके बाद पास इन ईच हाउस सेपरेटली क्या होना चाहिए, ये लोकसभा में भी सेपरेटली पास होना चाहिए और राज्यसभा में भी ये सेपरेटली पास होना चाहिए। क्लियर है। और जब दोनों में पास नहीं हो पा रहा, कोई डेडलॉक सिचुएशन आ रही है, तो जनरली तो क्या होता है, जैसा आपको पता है जॉइंट सेशन होता है, लेकिन इसमें कोई भी जॉइंट सेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर हमें लाना है तो उसमें कोई भी जॉइंट सेशन नहीं होगा। इसके बारे में अभी थोड़ा सा अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाइल टॉकिंग अबाउट द क्रिटिसिज्म। सो स्पेसिफिक मेजोरिटी, फिर जब ये हो गया दोनों में पास, तो दोनों में पास होने के लिए क्या चाहिए, स्पेसिफिक मेजोरिटी चाहिए। मतलब अगर सिंपल मेजोरिटी से हो रहा है, कोई ऐसा प्रोविजन हो सिंपल मेजोरिटी से हो रहा है, तो उसे सिंपल से पास करना पड़ेगा। कहीं पे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है तो वहां पे स्पेशल मेजोरिटी लगानी पड़ेगी और उससे पास करना पड़ेगा। देन जब ये स्पेशल मेजोरिटी और वो सारी मेजोरिटी अचीव कर लेता है, तो इसको हम भेज देते हैं प्रेसिडेंट के पास और उसे बोलते हैं कि आप अपना अप्रूवल दीजिए, असेंट दीजिए, और ये देना इनके ऊपर मैंडेटरी है, ये इनको देना ही है। तो ये अप्रूवल दे देते हैं प्रेसिडेंट। अच्छा, ये जब लोकसभा राज्यसभा में जब इनिशियल लेवल पे उठता है तो इस पे प्रेसिडेंट अप्रूवल की यहाँ पे जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन की इधर जरूरत नहीं है, जनरली ऑर्डिनरी केसेस में होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। फिर जब इसको प्रेसिडेंट अपना असेंट दे देते हैं, अपनी कंसेंट दे देते हैं, तो ये बन जाता है ACT एक्ट,
ये बन गया एक्ट और ये हो जाता है लागू, ये जाता है लागू, इनेक्ट कर दिया जाता है, इन्फोर्स कर दिया जाता है एक्ट को। तो इस तरीके से अमेंडमेंट हमारा सफ़र करता है, ये उसकी जर्नी है। अब क्रिटिसिज्म ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर, अमेंडमेंट प्रोसीजर हुआ, उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। क्या क्रिटिसिज्म हुआ कि सबसे पहले तो नो स्पेशल बॉडी, सही बात है भैया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बॉडी जैसी यूएसए में मौजूद है, हमारे यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमारे को सारा हक अमेंडमेंट का अगर दिया गया तो किसको दे दिया गया, हमारी पार्लियामेंट को दे दिया, हमारी पार्लियामेंट को ये हक दे दिया, भाई आप ही कानून बनाओ और आप ही उसमें चेंजेस करो, आपको जो मन कर रहा है आप करो। तो ये बेसिकली हमने क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा पावर दे दिया पार्लियामेंट को, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकारें आती हैं और आपस के बदलाव के कारण वो उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बदलाव ला देती हैं। जैसा कि अगर आपने देखा हो इंदिरा गांधी मैडम और मोरारजी देसाई साहब की सरकारों में हुआ, इंदिरा गांधी मैडम काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई 1976 में, जिसे रिपील ऑफ कर दिया गया या उनमें फेरबदल कर दिया गया जैसे ही मोरारजी देसाई साहब की गवर्नमेंट इन एग्जिस्टेंस आई। तो इसमें बेसिकली पॉलिटिकल पर्पस सॉल्व करने के चक्कर में हमारे देश बीच में पिस जाता है, इसलिए इसे बोला गया था, क्रिटिसिज्म है कि एक सेपरेट बॉडी होती तो उनका काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना होता, वो उसी पे दिमाग लगाती। अभी क्या होता है पार्लियामेंट में तो पॉलिटिकल खेल भी आ जाता है, वो खेलने लग जाता है लोगों के साथ, इस देश के साथ। तो इंदिरा गांधी जी के अपने पर्पस थे तो उन्होंने अपने हिसाब से लागू कर दिए, फिर मोरारजी देसाई साहब से उनकी अलग अनबन थी तो मोरारजी देसाई साहब ने अपनी बसड़ में उन्होंने उनको कुछ अमेंडमेंट और नहीं लिया है, वो चेंजेस कर दिए उनके। सो बेसिकली क्या होता है, पॉलिटिकल मोटिव सोल्व करने के चक्कर में हम लोग क्या कर देते हैं, हम हमारे देश के मोटिव को, देश के एजेंडा को हिला देते हैं, ये गलत है। इसलिए हमारे को क्या होना चाहिए था, एक स्पेशल बॉडी होनी चाहिए थी। देन इनिशिएटेड इन पार्लियामेंट ओनली आर्टिकल 116 फाइनल अप्रूवल विद द पार्लियामेंट। सो वापस वही बात होगी, मैं आपको बता चुका हूं कि इसे इनिशिएट किसी भी हाउस में किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, लेकिन करा सिर्फ पार्लियामेंट में जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर में इसका कोई रोल नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर इसमें कुछ नहीं करेगी कि वो बिल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर उसमें नहीं ला सकती। क्योंकि ये गलत क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो जितना यूनियन का उतना स्टेट का भी है, स्टेट भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चल रही है। तो अगर उनको कुछ चेंजेस लाने हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी कि वो उसमें चेंज है। हाँ, प्रोसीजर एक लेट डाउन हो जाता कि स्टेट को अगर ये करना है तो ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, फिर आगे की बात आगे थी, लेकिन उनको कोई पावर ही नहीं देगी कि वो चेंज कर सके। ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। सिर्फ एक आर्टिकल 169 में एक पावर है, जब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बनाने या अबॉलिश करने की बात करते हैं तो ही स्टेट लेजिस्लेटिव में वो बिल उठ सकता है, उसके बाद भी वो पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट चाहे तो उसे अप्रूव कर सकती है या डिसअप्रूव कर सकती है। तो एज सच स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं है विद द रेफरेंस ऑफ इनिशिएटिंग अ बिल। फिर आता है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर नॉट नीडेड इन मैक्सिमम प्रोविजन टू बी चेंज। अब पहले वाला तो हमने पढ़ा था कि भैया इनिशिएट करने में स्टेट लेजिस्लेचर का कोई हाथ नहीं है, यहां तो कहानी और ही आ गई, यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर का रोल ही नहीं है भाई, मतलब आप पास करने में भी उनका रोल नहीं है, इनिशिएट करने में तो है ही नहीं, पास करने में भी उनका कोई रोल नहीं है। सिर्फ कुछ ऐसे प्रोविजन है जो हमने पढ़े थे, स्पेशल मेजोरिटी जिसमें रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट मांगा गया है, कहां गया, ये वाले, इसमें स्टेट की जरूरत है, बाकी तो इनके अलावा स्टेट की जरूरत भी नहीं है, मतलब इनिशिएट भी नहीं हो सकता स्टेट में, पास करने के लिए भी स्टेट लेजिस्लेचर की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। तो बेसिकली थोड़ा सा ये एक नेगेटिव है इसका, ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। फिर नो टाइम लिमिट, वापस स्टेट लेजिस्लेचर के पास अगर चल जाता है तीसरे प्रोविजन स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, तो भी उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। आप चाहे तो 5 साल रख लें, आप चाहे तो 1 साल रख लें, आप चाहे तो 2 साल रख लें, चाहे 50 साल रख लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। पर टाइम लिमिट आपको दे देनी चाहिए थी कि स्टेट को एटलीस्ट इतने टाइम में उसको वापस देना है, इस टाइम लिमिट के अंदर आपको वापस उसके ऊपर रेटिफिकेशन देना है या डिसअप्रूवल देना है, व्हाटएवर द केस में भी। फिर इसका है कि नो जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ अ डेडलॉक। अब ये क्रिटिसिज्म है पर आई टेक इट एज एन एडवांटेज, ये होना चाहिए कि भैया जब राज्यसभा में पास हो गया लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ, या लोकसभा में पास हो गया राज्यसभा में पास नहीं हुआ, तो जनरली तो क्या होता है ऐसे केस में डेडलॉक बोलते हैं, इस केस को क्या बोलते हैं, डेडलॉक। और इस केस में क्या करते हैं हम, जॉइंट सिटिंग करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की जॉइंट सिटिंग करते हैं और फिर उस बिल को पास कराते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा डेडलॉक होने के बाद जॉइंट सिटिंग कराने का पर्पस ही क्या है कि हमें बिल को आगे लेके जाना है, लेट गो करो इसको, आगे बढ़ाओ इस बिल को, ये करना जरूरी, मतलब मोटिव बहुत क्लियर है। अप्रूवल से ज्यादा क्या होना चाहिए, मोटिव क्लियर है कि भैया इसको हमें आगे बढ़ाना है। जब भी हमने जॉइंट सेशन करा ना, जब भी तो हमने इतना दिमाग लगाया कि जॉइंट सेशन करें और फिर उसको पास कराने की कोशिश की जाए, तो लेट गो वाली सिचुएशन है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक इतना इंपॉर्टेंट बिल है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिकली मैंने आपको क्या समझा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज, संविधान के चेंज, सुप्रीम लॉ के अंदर चेंज। तो अगर इस लॉ के अंदर चेंज आया तो आप मान के चले देश के अंदर भी चेंज आएगा।
तो देश के अंदर चेंज आना और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज आना एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको हम डेडलॉक के थ्रू सॉल्व नहीं करते, मतलब जॉइंट सिटिंग के थ्रू हम सॉल्व नहीं करते, इसे सेपरेटली ही सॉल्व करना पड़ता है, सेपरेटली ही पास करना पड़ता है। मतलब राज्यसभा में भी पास हो और लोकसभा में भी पास हो तभी बात आगे बढ़ेगी, अगर नहीं है तो कोई जॉइंट सेशन नहीं है, बिल खारिज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इट इज गुड, पर इसको क्रिटिसिज्म में दिया गया है, क्योंकि क्यों दिया गया है, इसका रीजन ये है कि अब हमने जब इतनी मेहनत करी, हमने राज्यसभा में बिल उठाया या लोकसभा में उठाया, एक जगह पूरा प्रोसीजर करा, 3 सिटिंग हुई, उसको वहां तक लेके गए, एक लेवल ऊपर तक लेके गए, लेकिन एंड में जाके वो खारिज हो जाता है, तो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स। सो नो प्रोविजन ऑफ डेडलॉक इन केस ऑफ डेडलॉक जॉइंट सिटिंग, तो ये नुकसान है, इसलिए इसको क्रिटिसिज्म में लिया गया है। ठीक है, फिर इट इज सिमिलर टू अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है, कानून बनाने का जो प्रोसेस है ऑर्डिनरी बिल, वही प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है, कोई खास फर्क नहीं है, तो ये क्रिटिसिज्म है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि भैया एक देश में चेंज वाली बात है, हमारे सुप्रीम लॉ में चेंज वाली बात है, तो इट शुड बी गिवन सम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना था, इसको इतना ईजी नहीं बनाना था, ईज ऑफ वर्क नहीं बनाना था। क्लियर है बात? फिर वाइड स्कोप फॉर जुडिशरी, अब क्योंकि ये इतना ईजी है तो पार्लियामेंट जब मन करती है जब बना देती है, उससे क्या होता है, पार्लियामेंट बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स वायोलेट करती है, या डीपीएसपी वायोलेट करती है, या फंडामेंटल ड्यूटीज में फेरबदल कर देती है, तो बहुत सारा हमारा कंट्री पे इसका इफेक्ट आता है, लोगों पे, पर्सनल लोगों पे इफेक्ट आता है, तो लोग क्या करते हैं, फिर इसको जुडिशरी में जाके चैलेंज करते हैं, सो स्कोप ऑफ जुडिशरी बढ़ जाता है, जुडिशरी बहुत इन्वॉल्व हो जाती है इसमें, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसा होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और इससे एकदम हो गया तो वो पूरी तरीके से ढंग से लागू हो जाना चाहिए, स्कोप ऑफ लड़ाई, स्कोप ऑफ टसल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये प्रोविजन इतने ज़्यादा वायोलेट हो जाते हैं इससे, या एक दूसरे के आड़े आ जाते हैं, तो जुडिशरी का स्कोप बहुत खुल जाता है, इसमें जुडिशरी का स्कोप बहुत बढ़ जाता है, इसलिए इसे बोला गया वाइडर स्कोप ऑफ जुडिशरी। और जो कि बहुत फैक्ट बात है, अगर होगा भी तो, अगर हम कोई भी चेंज करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होगा ही होगा, उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। ऐसा तो है नहीं मैंने एक प्रोविजन लाया और वो बहुत स्मूथली बटर हो गया एकदम निकल गया, किसी को पता ही नहीं पड़ा, ऐसा होगा नहीं। सो ये तो एक जस्टिफाइड पॉइंट है कि वाइड स्कोप फॉर जुडिशरी, और जुडिशरी बनाई हुई बेसिकली इसलिए गई है टू रिजॉल्व दी इशूज, तो इशू होंगे तो ही सॉल्व करेंगे, नहीं होंगे नहीं तो सॉल्व किसको करेंगे। ठीक है, फिर केसी वीरे साहब ने, अब इनके बारे में अपन एक बार देख लेते हैं क्या क्या बोला गया इसके बारे में, अपन ने कवर कर लिया, सब प्रोसेस कर लिया, ये कर लिया। ठीक है, फिर केसी वीरे साहब ने बोला स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। ये बेसिकली एक इस तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस है, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और रिजिडिटी भी देता है। रिजिड भी है कि आप बहुत इजीली इसको अमेंड नहीं कर सकते, और फ्लेक्सिबल है कि आप चाहें तो इसे अमेंड कर देते हैं। यूएसए की तरह नहीं है कि आपको अमेंडमेंट करने में ही मौत आ जाए। क्लियर है बात? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने इसके लिए बोला, while we want this constitution to be as solid as permanent, we can make it, there is no permanence in a constitution, there should be a certain flexibility. If you make it rigid and permanent, you can stop the nation's growth and growth of a living and organic people. So basically इन्होंने बोला कि हम चाहते हुए भी इसको एकदम परमानेंट नहीं बनाना, हम इसे फिक्स नहीं करते, क्योंकि अगर हमने फिक्स कर दिया कि यही लागू होगा, जिंदगी भर यही कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, तो हमारे नेशन की ग्रोथ नहीं होगी। हमने क्या करा, हमने सीमा तय कर दी, हमने पेरीमीटर तय कर दिया, हमने सर्कमफ्रेंस तय कर दिया कि इसी के अंदर अंदर आपको घूमना है, ये आपका बाउंड्री है, तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी। अगर मैं किसी चीज को एक बाउंड्री के अंदर रख दूंगा, एक सर्कमफ्रेंस में रख दूंगा, ना उसका रेडियस चेंज हो, ना उसका डायमीटर चेंज हो, ना कुछ चेंज हो, तो क्या वो ग्रोथ करेगी? क्योंकि ग्रोथ का मतलब ही क्या है, ग्रोथ का मतलब है एक्सपेंडिंग द होराइजन, एक्सपेंडिंग द बाउंड्रीज, ग्रोथ का मतलब ही ये होता है। तो अगर मैंने बाउंड्री सेट कर दी तो वो एक्सपेंशन कैसे होगा, ग्रोथ कैसे होगी नेशन की, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने इसको परमानेंट नहीं बनाया, एक सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप अपने ईज के हिसाब से इसको बदल सकते हैं विद चेंजिंग टाइम। सिमिलरली बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने क्या बोला, द असेंबली हैज नॉट ओनली रिफ्रेन्ड फ्रॉम पुटिंग अ सील ऑफ फाइनलिटी एंड इनफॉलिबिलिटी अपॉन दिस कॉन्स्टिट्यूशन by denying the people right to amend the constitution as in Canada, but has provided for a facile procedure for amending the constitution। इसमें बोला गया कि बाबा साहेब ने कि भैया हमने सिर्फ इस पे फाइनल सील नहीं लगाई है और इनफॉलिबिलिटी और फाइनल सील नहीं लगाई है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई गलती नहीं है, आप इसको ठीक ही नहीं कर सकते, ऐसी सील नहीं लगा रहे। हम इसमें स्कोप रख रहे हैं कि विद चेंजिंग टाइम्स आप इसमें जो भी चेंजेस आए उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें और अपने देश पे लागू कर सकें, इसलिए हमने इस पर कोई फाइनल सील नहीं लगी है। बट वी हैव प्रोवाइडेड फॉर अ प्रोसीजर, हमने एक प्रोसीजर दे रहा है, इजी प्रोसीजर दिया है फॉर अमेंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसमें बोला गया। और भी 2-3 महान हस्तियों ने बोला है, वो आपकी बुक में मेंशन होगा, बट आई गेस दिस इज फाइन इनफ, दिस वुड बी गुड इनफ। आप पेपर में इन तीनों के नाम भी लिख देते हैं तो इट इज गुड इनफ। क्लियर है? सो दिस वाज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे ज्यादा हमारा चैप्टर खत्म होता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कोशिश करेंगे केशवानंद भारती के इस पे भी एक वीडियो लाएं। एक सिंपल मेजोरिटी, स्पेसिफिक मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, क्या क्या मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 61, 249,
इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ला दूंगा, होपफुली कल आ जाएगा। फिर भी नहीं तो ये तो आपका अमेंडमेंट जो आपकी बुक में है वो हम कवर कर चुके हैं। क्लियर है? सो दिस वाज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज मी दिलीप पुरी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, थैंक यू सो मच।